वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जंग बहुत सी दुखी कहानियों को जन्म देती है, लेकिन साथ में ऐसी सर्वाइवल स्टोरीज भी जन्म लेती हैं जिन्हें सुनकर इंसान हैरान रह जाता है कि इंसान जिंदा रहने के लिए किसी भी मुश्किल का सामना कर जाता है। इस मूवी में भी हम लोगों के एक ग्रुप को देखते हैं जो दुनिया के सबसे बड़े समुंदर पैसिफिक ओशन में गिर गए, लेकिन 34 डेज बिना पानी खुराक के वो सरवाइव कर गए। लेकिन कैसे? आज की कहानी में इस अमेजिंग एडवेंचर को जानेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दें। कहानी की शुरुआत होती है 1942 से, जहां जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया था। उसके बाद अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो गया था और वो किसी भी कीमत पर जापान से बदला लेना चाहता था। इसलिए यूएस नेवी के बहुत सारे एयरक्राफ्ट साउथ पैसिफिक के अंदर जितने भी जापानीज बहरी अड्डे थे उन्हें तबाह करने के लिए चल पड़े। इसी में एक एयरक्राफ्ट होता है जिसके अंदर 3 लोग थे। बम्बेडियन यानी बम फेंकने वाला टोनी, जीन रेडियो मैन। जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं तो ये आसमान पर बादलों के बहुत ऊपर होते हैं और ये लोग रास्ता भूल जाते हैं और उनकी फ्यूल टैंक भी आहिस्ता आहिस्ता खाली हो रही थी। ये रेडियो से राब्ता करके रास्ता पूछने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल साफ ना होने की वजह से उसे आवाज़ अच्छे से नहीं आती। तभी उसे रेडियो पर जापानीज की आवाज़ सुनाई देती है। वो तार निकाल देता है और फिर दूसरे मेथड की मदद से मैसेज भेजता है, लेकिन उनका फ्यूल कम हो रहा होता है। उनका पायलट हेरल कहता है कि तुम्हें दोबारा से कनेक्शन जोड़ना होगा और वो दोबारा से कोशिश करता है, लेकिन इनका कांटेक्ट फिर भी नहीं हो पाता। अब हेरल के पास इस बड़े समुद्र पर लैंडिंग करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था और वो अपने साथियों को बोलता है कि तुम सारा ज़रूरी सामान निकाल लो, हमें यहीं पर लैंडिंग करना होगी क्योंकि फ्यूल ख़त्म होने वाला है। और वो इस बड़े समुद्र पर लैंडिंग करते हैं। लैंड करने के बाद हेरल की तो बेल्ट खुल जाती है, मगर टोनी और जीन की बेल्ट नहीं खुलती और वो एयरक्राफ्ट के साथ नीचे डूबना शुरू हो जाते हैं। वो बहुत नीचे चले जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों एयरक्राफ्ट के साथ नीचे डूब जाते, आखिरकार उनकी बेल्ट खुल जाती है और ये दोनों भी ऊपर आ जाते हैं जहाँ पर हेरल है। अब उनके पास एयर बोट होती है और ये तीनों उस एयर बोट पर बैठ जाते हैं, लेकिन इनके पास ना खाना है और ना पीने के लिए पानी। हालांकि उनके एयरक्राफ्ट में सब कुछ था, लेकिन चूंकि ये उसमें फंस गए थे इसलिए उसमें से कुछ भी निकाल नहीं पाए। इस साउथ पैसिफिक में, इस अजीम समुद्र में जिसका उन्हें कोई किनारा नहीं दिख रहा था, ये तीनों फंस चुके हैं। लेकिन इन्हें पूरा यकीन है कि जल्द ही यहाँ पर यूएस नेवी आएगी और इन तीनों को यहाँ से बचाकर ले जाएगी। और ऐसा होता भी है। उन्हें आसमान में यूएस नेवी का एयरक्राफ्ट दिखता है। चीफ कहता है कि पानी में पैराशूट खोल दो ताकि ऊपर से वो उस पैराशूट को देख सकें, क्योंकि उनकी जो एयर बोट है वो बहुत ही छोटी है और इतनी ऊंचाई से उनकी एयर बोट को नहीं देखा जा सकता। उनके पास पैराशूट नहीं होता। वो समुद्र में एयरक्राफ्ट के साथ ही डूब चुका था और ना ही उनके पास फ्लेयर गन होती है जिसे चलाकर ये लोग इशारा दें कि ये यहाँ पर हैं। ये तीनों अपनी लाइफ जैकेट निकालते हैं और उसे हिलाते हैं और साथ ही चिल्लाते भी हैं, मगर वो एयरक्राफ्ट इतनी दूर होता है कि वो उन्हें देख ही नहीं पाता और वो वापस चला जाता है। हेरल जो कि पायलट होता है वो कहता है कि ये हमें यहाँ ढूंढने के लिए आए थे और ये हमारे पास आखिरी मौका था। उसके बाद टोनी कहता है कि वो उस अजीम समुद्र में हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते। हेरल कहता है कि वो एक ही जगह पर बार बार ढूंढने के लिए नहीं आएंगे, यानी कि अब उन्हें खुद ही इस जगह से कुछ भी करके निकलना होगा। लेकिन हेरल जो इनमें सीनियर है वो जानता है कि सब यहाँ पर फंस चुके हैं। वो सबको कहता है कि अपने जूते उतार दो क्योंकि सफ़र बहुत लंबा होने वाला है और ये तीनों अपने जूते निकाल लेते हैं। उनकी एयरबोट इतनी छोटी है कि उसमें कोई भी सामान रखने की जगह नहीं होती। हेरल कहता है कि हमें अपने जूते फेंकने होंगे। इसके बाद टोनी और जेन अपने जूते समुद्र में फेंक देते हैं, लेकिन हेरल अपने जूते नहीं फेंकता। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। जेन कहता है कि आपने अपने जूते नहीं फेंके। वो कहता है कि अगर हमें ज़मीन मिल गई तो हम में से किसी एक को चलना होगा, इसलिए हमें एक पैर बचाना है। इस तरह उनका पहला दिन समुद्र में पानी और फूड के बगैर निकल जाता है। और बड़ा मसला ये होता है कि यहाँ इतनी जगह नहीं होगी कि तीनों एक साथ सो जाएं, इसलिए ये एक एक करके सोते हैं। रात को उनका चीफ जिसका नाम हेरल है वो कहता है कि किसी को पानी पीना है। टोनी और ग्रीन उसे हैरानी से देखते हैं। उसके बाद हेरल अपने जूते के अंदर यूरिन करता है और उसे पी जाता है, क्योंकि वो जानता है कि उन्हें यहाँ पानी मिलना इतना आसान नहीं है। अगली सुबह हेरल उन्हें बताता है कि दोस्तों हम फंस चुके हैं और हम हवाई की तरफ जा रहे हैं जो यहाँ से लगभग 1900 मील दूर है। जो हमारे पीछे है वो है साउथ अमेरिका जो 6000 मील दूर है। हेरल एक पायलट है, इसलिए उसे जगहों के सिमतों का अच्छा अंदाजा होता है। वो कहते हैं कि अगर हम इसी तरह चलते रहे
तो कुछ हफ्तों तक पहुंच जाएंगे। ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। टोनी कहता है कि अगर हम पहुंच भी जाएं तो भी इससे पहले ही हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। जिन कहता है कि यहाँ पानी में बहुत सारी मछलियां हैं, हमें कुछ करना होगा। अब उनके पास जो थोड़ा सामान होता है उसमें गन की मैगजीन भी होती है और गन की मैगजीन के अंदर स्प्रिंग भी होता है और ये उस स्प्रिंग से मछली पकड़ने का कांटा बना लेते हैं और उस कांटे को पानी में डालते हैं। तभी उनके कांटे में कुछ फंस जाता है। ये उसे खींचने की कोशिश करते हैं और जब ये उसे खींचते हैं तो उनकी रस्सी टूट जाती है और कांटा नहीं होता। जीन कहता है कि पानी में कोई हमसे भी ज्यादा भूखा है। हालांकि वो समुद्र में है मगर यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जीन पानी में कूद जाता है। वो कहता है कि मैं अब और गर्मी बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसके पीछे टोनी भी कूदने वाला होता है लेकिन हेरल उसे रोक देता है। वो कहता है कि मैंने सुना है कि इस पानी में शार्क है और जब ये बात जेन को बताते हैं तो वो जल्दी से वापस अपनी बोट पर आ जाता है। उसका मतलब है कि ये लोग अब पानी में नहीं जा सकते। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और अब उन्हें इस बोट पर पूरे 5 दिन हो जाते हैं। 5 दिनों से उन्होंने न पानी का एक घोंट पिया है और ना ही कुछ खाया है। तीनों के तीनों बहुत कमजोर हो जाते हैं और जब टोनी बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो समुद्र का पानी पीने की कोशिश करता है लेकिन हेरल उसे रोक लेता है। वो कहता है कि ये पानी तुम्हारे जिस्म को और भी सुखा देगा। दरअसल उनके यहाँ फंसने की सबसे बड़ी वजह हेरल होता है जो कि उनका पायलट है। वो वेस्ट की तरफ जा रहा होता है और वो जीन से कंफर्मेशन मांगता है कि क्या हम सही सिमत में जा रहे हैं और रेडियो पर जीन को बताया जाता है कि तुम्हें ईस्ट जाना है। फिर वो रास्ता खो देते हैं और पेट्रोल खत्म होने की वजह से अब वो इस समुद्र में फंस चुके हैं। अब अचानक से हेरल को याद आता है कि उसकी शर्ट की जेब में एक पेंसिल है जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। वो पेंसिल निकालता है और कहता है कि हम चार्ट बना सकते हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हम एग्जैक्टली अब कहाँ हैं। इसलिए वो अपनी राफ्ट यानी अपनी बोट पर ही एक चार्ट बनाना शुरू कर देते हैं और चार्ट बनाने के बाद जब उसे अपनी लोकेशन का पता चलता है कि हमें अपनी बोट को हवा के साथ बहने से रोकना होगा तो वो लाइफ जैकेट से और उनके पास जो और सामान होता है उससे एक लंगर बनाते हैं जिससे उनकी बोट एक जगह पर स्टेबल हो जाएगी और जब ये उसे निकालेंगे तब ये उसी सिमत में जाएंगे जिस तरफ हवा चल रही होगी और ऐसा करने से ये उस तरफ जा सकते हैं जिस तरफ ये जाना चाहते हैं। ये लंगर बनाकर पानी में डाल देते हैं जिससे उनकी बोट स्टेबल हो जाती है। उसके बाद ये दुआ करते हैं। दुआ करने के बाद जीन कहता है कि हमने जिंदगी में सभी काम अच्छे नहीं किए लेकिन हमें आपकी मदद की जरूरत है। हेरल अपने खुदा से मांगता है कि इस समुद्र में जितनी भी बोट्स चल रही हैं सबकी हिफाजत करना और उन सभी बोट्स में से एक बोट हमारी भी है। टोनी कहता है कि जैसा कि मेरे दोस्तों ने कहा बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमें यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत बारिश की है और अब बारिश कर दें। लेकिन बारिश नहीं होती। इस पर टोनी नाउम्मीद हो जाता है। जीन कहता है कि खुदा को थोड़ा सा वक्त तो दो। अब रात हो जाती है और जब सब सो रहे होते हैं तभी बारिश होने लगती है और आज कई दिनों के बाद उन्होंने पानी का एक घोंट पिया था जिससे उन्हें बहुत राहत मिलती है क्योंकि उनकी पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी थी। अगली सुबह दिखाया जाता है कि जीन कई दिनों से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाता। हेरल उसे कहता है कि मैंने तुम जैसा सब्र रखने वाला मछेरा आज तक नहीं देखा। तुम पिछले 1 हफ्ते से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हो लेकिन तुम 1 हफ्ते में एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। जीन कहता है कि जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ भी एक कहावत है, यू डोंट कैच यू डोंट ईट। मगर जीन खुद भी अब फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। वो अपनी जेब से चाकू निकाल लेता है। हेरल उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है कि इस चाकू को अपनी जेब में रखना क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है जो इस राफ्ट में छेद कर सकती है। लेकिन जीन उसकी बात नहीं सुनता और वो पानी में मछली का इंतजार करना शुरू कर देता है। जैसे ही उसे पानी में मछली दिखती है वो उस पर वार कर देता है लेकिन उसे लगता है कि उसने राफ्ट पर चाकू मार दिया है। वो कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने राफ्ट में चाकू मार दिया। हेरल उससे कहता है कि चाकू को निकालना मत क्योंकि अगर उसने चाकू निकाल दिया तो पानी राफ्ट के अंदर भर जाएगा और इस तरह से ये अपनी राफ्ट को खो देंगे। लेकिन फिर जीन देखता है कि उसने चाकू एक शार्क फिश के बच्चे को मारा होता है और फिर वो उसे ऊपर राफ्ट के अंदर खींच लेते हैं। ये सब मिलकर उस शार्क के बच्चे को मार देते हैं और उसके पेट से कई सारी छोटी मछलियां भी निकलती हैं और इस तरह से पूरे 1 हफ्ते के बाद ये ठोस खाने का पहला नवाला खाते हैं जिससे न सिर्फ उन्हें खुशी होती है बल्कि उनके जिस्म में ताकत भी आती है। हेरल कहता है कि मैं अब घर जाऊंगा, मेरी बीवी मुझसे बहुत नाराज होगी। वो उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम दोनों की शादी हो गई है। दरअसल ये तीनों एक दूसरे को इस तरह जाती तौर पर नहीं जानते। अब टोनी कहता है कि मेरी शादी नहीं हुई मगर मेरी एक गर्लफ्रेंड है। जीन कहता है कि ना मेरी शादी हुई है और ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड है।
अब टोनी कहता है कि तुम जब वापस जाओगे तो मेरी बहन को डेट कर देना, वो बहुत खूबसूरत है। जब ये बातें कर रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि बहुत सारी शार्क्स उनकी राफ्ट के पास घूम रही होती हैं। दरअसल उन्होंने जिस शार्क के बच्चे को मारकर खाया है उसका कुछ खून पानी में भी गिर गया, जिसकी स्मेल से सारी शार्क्स यहाँ पर आ जाती हैं। लेकिन वो उनकी राफ्ट को कुछ नहीं करती, वो सब की सब वापस चली जाती हैं। साउथ पैसिफिक शार्क मछलियों के लिए मशहूर है और वो कभी भी उनकी राफ्ट को गिराकर उनको ख़त्म कर सकती हैं। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी होती है, इसलिए ये बच जाते हैं। हालांकि उन्होंने खाना खा लिया है, उन्हें पानी भी मिल चुका है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं ये फिर से वीक होना शुरू हो जाते हैं। एक रात जब जीन पानी के अंदर हाथ डालकर बैठा होता है, तभी एक शार्क उसके हाथ पर अटैक करके उसके हाथ को इंजर्ड कर देती है। लेकिन जेन की किस्मत अच्छी होती है कि उसके हाथ पर बहुत ज्यादा चोट नहीं आती। जेन को एक बार लगता है कि सामने कुछ है, सामने कोई आइलैंड है, और वो टोनी को दिखाता है। मगर टोनी कहता है कि सामने कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। यहाँ उन्हें अजीब अजीब से सपने भी आ रहे होते हैं। अब 15वें दिन की सुबह ये दिखाया जाता है कि टोनी के हाथ में उसकी गन होती है। तभी जेन उसे कहता है कि मुझे अपनी गन दो और बिल्कुल आवाज मत करना। टोनी उसे गन दे देता है। उस सामने देखता है कि उनकी राफ्ट पर एक परिंदा बैठा होता है। वहीं पर हैरल भी सो रहा होता है। जेन उस पर गोली चलाता है और गोली परिंदे को लग जाती है, लेकिन वो राफ्ट से नीचे समुद्र में गिर जाता है। जब हेरल देखता है कि उन्होंने एक परिंदे को निशाना बना लिया है, वो समुद्र में कूद जाता है और परिंदे तक पहुंच जाता है। और जैसे ही वो उस परिंदे को उठाता है तो वो देखता है कि उसके पीछे एक शार्क आ रही होती है। अब हेरल जल्दी से अपनी राफ्ट की तरफ आता है। इससे पहले कि वो शार्क का निवाला बनता, वो राफ्ट के ऊपर आ जाता है और वो शार्क उनकी राफ्ट के नीचे से निकल जाती है और इस तरह से हारिस बच जाता है। अब उनके पास एक बार फिर से खाना है। 15 दिनों में ये दूसरी बार है जब उन्हें खाना मिला है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे होते हैं उसका असर उनके दिमाग पर भी हो रहा होता है। इन सबको अजीब अजीब सपने आते हैं। अब उन्हें यहाँ पर 20 दिन हो जाते हैं। जब सुबह हेरल उठता है तो वो देखता है कि कोई भी ड्यूटी पर नहीं होता, यानी कोई भी हवा का रुख नहीं देख रहा। इस बात से वो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें आर्डर दिए थे, लेकिन तुम दोनों ने मेरे आर्डर नहीं माने। जिन कहता है कि यहाँ पर देखने के लिए कुछ भी नहीं है, आज तक हमें आइलैंड तक पहुँच जाना चाहिए था। वो आइलैंड कहाँ पर है? हेरल बोलता है कि मेरे दिमाग में एक रफ पिक्चर है। ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं, यानी कि हेरल अभी भी श्योर नहीं है कि ये कहाँ पर हैं। जीन कहता है कि तुम्हारी ही वजह से हमें इस समुद्र में लैंड करना पड़ा, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चला कि हमारा शिप कहाँ पर है। तुम हमें हमारे शिप से बहुत दूर ले आए थे, जिस वजह से हम आउट ऑफ रेंज हो गए, इसलिए हमारी उनसे बात नहीं हो पाई। और हेरल भी कबूल करता है कि जब वो ऊपर हवा में थे तो उसे नींद आ गई थी। वो कुछ सेकंड्स के लिए सो गया था और जब तक उसकी आंख खुली वो बहुत दूर आ चुके थे। उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ पर हैं और पेट्रोल ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से उन्हें समुद्र में लैंड करना पड़ा। अब तीनों यहाँ पर फंस चुके हैं। इस सब के पीछे गलती सिर्फ हेरल की थी। हेरल को इस बात का बहुत पछतावा भी होता है। वो इन दोनों से माफ़ी मांगता है। उसकी आंख में आंसू होते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। जीन उस मैप को उठाता है जो हेरल ने बताया होता है, लाइफ जैकेट के ऊपर लगाता है और कहता है कि अब यही हमें घर तक ले जाएगा। और तभी हेरल को एक आइडिया आता है। उसके पास जो शूज़ होते हैं वो उन्हें जीन के चाकू से काट कर सोल से 2 चप्पू बना लेते हैं। अब वो जिस हिम्मत जाना चाहते हैं जा सकते हैं। टोनी कहता है कि जो भी सबसे पहले आइलैंड देखेगा उसे बाकी के 2 लोग डिनर करवाएंगे, और वो भी उसकी मनपसंद जगह पर। लेकिन उनकी मंजिल इतनी आसान नहीं है और कुछ और दिन बीत जाते हैं और आज उन्हें समुद्र में पूरे 30 दिन हो जाते हैं। और 30 दिन के बाद उनके अंदर अब बोलने की भी ताकत नहीं होती, क्योंकि ये प्यासे हैं और ना ही उनके पास कोई मोटिवेशन है। और उसी रात बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे उन्हें एक बार फिर से पानी मिल जाता है। तभी ये देखते हैं कि बहुत बड़ा तूफान भी सामने से आ रहा है और ये उस तूफान में फंस जाते हैं। राफ्ट उलट जाती है और टोनी, जिसको तैरना नहीं आता, वो भी कहीं खो जाता है। फिर ये देखते हैं कि टोनी भी राफ्ट की दूसरी तरफ है। वो राफ्ट को सीधा करते हैं और एक एक करके सब उस राफ्ट के ऊपर चढ़ जाते हैं और तूफान से बच जाते हैं। अगली सुबह ये दिखाया जाता है कि ये तीनों बहुत बुरी तरह से थक चुके हैं। उनके पास जो थोड़ा बहुत सामान था वो रात को समुद्र के तूफान में कहीं खो जाता है। इन लोगों ने भी मान लिया है कि ये अब बचने वाले नहीं हैं। वो इस राफ्ट के ऊपर जिंदा लाश की तरह पड़े होते हैं और उन्हें अपने घर की भी याद आ रही होती है। हेरल अपनी बीवी को याद कर रहा होता है, जिनको टोनी की बहन समुद्र पर बैठी दिखती है। उसे हेलुसिनेशन होता है
जिस तरह से टोनी ने अपनी बहन का डिस्क्रिप्शन दिया था उस हिसाब से वो उसकी इमेज बना लेता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी बहन से प्यार हो गया है। टोनी कहता है कि तुम दोनों एक ग्रेट कपल बनते। हेरल ये सब सुनकर बहुत दुखी होता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये सब इस तरह से एंड होगा, मुझे माफ कर देना। तभी टोनी बड़ी मुश्किल से बैठता है और कहता है कि हम बहुत दूर आ चुके हैं और इस तरह से हम हार नहीं मान सकते। उसके बाद वो अपने हाथ से चप्पू चलाना शुरू कर देता है और उसे देखकर ये दोनों भी बैठ जाते हैं और वो भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि वो अपने आप को जितना भी मोटिवेट क्यों ना कर लें, उनके जिस्म में बिल्कुल भी पावर नहीं होती। और 34 डेज बाद जब ये बुरी तरह से बेहाल हो चुके होते हैं, ये लगभग मर चुके होते हैं और उनमें बात करने की भी हिम्मत नहीं होती। इसी हालत में टोनी कहता है कि मैंने सपना देखा जिसमें बहुत हरा खेत देखा। हैरल कहता है कि ये सपना मैं 2 बार देख चुका हूँ। उसके बाद हैरल समुद्र का थोड़ा सा पानी उठाकर पीना शुरू करता है। दरअसल उसने मान लिया है कि वो नहीं बच पाएंगे। तभी उसके सामने लेटा हुआ जेन कहता है मुझे सामने कुछ हरा हरा दिख रहा है और जब ये तीनों उठकर देखते हैं तो ये एक आइलैंड होता है। ये देखकर इन सब के अंदर एक खुशी, एक ताकत आ जाती है क्योंकि 34 दिन समुद्र में गुजारने के बाद ये एक छोटे से आइलैंड पर पहुंच गए हैं। ये सब नाव को अपने हाथों से उस तरफ धकेलना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर बाद ये तीनों समुद्र के किनारे पर पड़े होते हैं। 34 डेज बाद उन्होंने जमीन को छुआ होता है। ये बहुत खुश होते हैं। वहीं किनारे पर 2 झोंपड़े भी होते हैं और ये तीनों उस तरफ चल पड़ते हैं और इस तरह से इस मुश्किल सफर को खत्म करके तीनों 20 फरवरी 1942 को पोकपोका नाम के बीच पर पहुंच जाते हैं। इन तीनों की जान इसलिए बची क्योंकि उन्होंने इतने मुश्किल सफर में भी कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। और उम्मीद एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में लड़ना सिखाती है, आगे बढ़ना सिखाती है, और इसी वजह से ये बच गए। आखिर में बताया जाता है कि इन तीनों ने 1000 माइल से भी ज्यादा सफर उस छोटी सी राफ्ट में किया था और हिरल को नेवी ने अवार्ड भी दिया था क्योंकि उसने इस मुश्किल सफर में अपने क्रू को बहुत अच्छे से लीड किया था। लेकिन उसके बाद उसने कभी भी कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं उड़ाया। टोनी जब पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसने अपना कैरियर नेवी में ही जारी रखा और 1986 में जब उसकी मौत हुई तो उसकी राफ्ट को समुद्र के ऊपर से छोड़ दिया गया। जेन ने भी वार के दौरान रेडियो मैन का काम किया और 1946 में उसने टोनी की बहन फ्रांसिस से शादी कर ली और आखिर में उनकी असल तस्वीर भी दिखाई जाती है जिससे पता चलता है कि इन तीनों ने 34 डेज समुद्र में कितना मुश्किल वक्त गुजारा होगा।